हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था सबऑर्डिनेट कोड्स वाला, उसके कंटेक्स्ट में हम लोगों ने अभी तक ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्ट्रक्चर और जुरिसडिक्शन क्या होती है सबऑर्डिनेट कोड्स की, सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, कुछ भी कह रहे हो एक ही बात है। अब यहाँ पर हम ना एक अथॉरिटी के बारे में जानते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यार ये जो टॉपिक है ना, आप ऐसा मान लो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, शिद्दत से करना है। क्यों? रिमार्केबल टॉपिक है, पूरे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बच्चे लेकिन करके ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं और उनको लगता है जुडिशरी हमारा ख़त्म हो गया। नेल्सा बहुत सालों से स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है और आज भी दम रखता है एग्ज़ाम में आने की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी नेल्सा की कुछ ये है, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें। आर्टिकल 39A जिसको हम पढ़े जा रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, एक बात आपको याद होगी, एक डीपीएसपी जो है वो ये कहता है कि अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है तो संविधान में एक चीज़ लिखी हुई है, that there should be free legal aid to the poor and weaker section of the society, and ताकि सबको न्याय मिल सके। जो लोग वकालत को नहीं जानते, वकालतनामा को नहीं जानते, उनको ये नहीं पता अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उनको कंप्लेंट क्या करनी है। मैंने आपको बताया था ना, छोटी छोटी जगह पर, गाँव में या कहीं पर भी, देयर आर सर्टेन ऑफिसेज एंड चेम्बर्स, ठीक है, कि वहाँ पर हाई क्वालिटी के जुडिशल ऑफिसर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड गरीब लोगों को, या फिर जो लोग नहीं जानते इस पूरे के पूरे कॉम्प्लिकेटेड जुडिशल सिस्टम के बारे में, उनकी हेल्प करते हैं कि अगर आपको देखो कंप्लेंट फाइल करनी है, कुछ करना है, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या है कि एक काम वाली बाई है, ठीक है, एक काम वाली बाई है, उसकी छोटी सी बच्ची है, 9 साल की, 10 साल की मान लो, ठीक है, 11 साल की मान लो मैक्सिमम। वो अपने साथ उसको काम करवाने लेकर आती है घर पे। लड़की को ये समझ में आता है कि देखो मेरे से इतना नहीं बन पाता काम वगैरह, ठीक है, और जब मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि मैं छोटी हूँ और मुझसे इतना काम बनता नहीं है, तो जो मम्मी है और जिसके घर में वो लेकर जाती है, वो मालकिन, मुझे सुनाती हैं बहुत खरा खोटा और मारती हैं मुझे, दोनों। जिस दिन मम्मी अगर बीमार है और बेटी को भेज दिया तो मालकिन बहुत गुस्सा करती है, अनशन बोलती है और मारती भी है कभी कभार। अब कोई एक पर्सन है उसी जगह में और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी मान लो उसको, वो एक कूड़ा बीनने के लिए कोई पर्सन आता है, या फिर रोड पे झाड़ू मारने वाला कोई पर्सन है, या रिक्शे चलाने वाला कोई है। वो ये सब रोज होते हुए देखता है, वो उसकी मदद तो करना चाहता है, उसको न्याय तो दिलवाना चाहता है, लेकिन न्याय नहीं दिलवा सकता। उससे जब वो मिलता है तो वो ये कहता है कि देखो बेटा, मैं गरीब हूँ और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, तो मुझे नहीं पता ये कानूनी दावपेच क्या होती है। अगर मुझे सारा ये प्रक्रिया पता होती तो मैं पक्का पुलिस को कंप्लेंट करके तुम्हें इंसाफ दिलवाता। तुम्हारी माँ को भी हम लोग सबक सिखाते और इस मालकिन को भी सबक सिखा। ये पहले मुझे एक बात बताओ, जो मैं एक एनेक्डोट की फॉर्म में स्टोरी आपको बताई, समझ में आई आपको? पहले इतना बताओ, इससे क्या समझे आप? यहाँ पर विक्टिम कौन है? छोटी सी बच्ची। वो मदद कौन करना चाहता है? वो पर्सन। मजबूरी, हाँ, आउटसाइडर। मजबूरी क्या बता रहा है अपनी, क्यों ये मदद नहीं कर पा रहा, पता नहीं है। अब मैं कह दूं, इस सिचुएशन में मैं इस कंसेप्ट को एंट्री दे सकता हूं, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर उसको ये पता हो तो, अगर समाज के अंदर हमारे इतने अच्छे लोग हैं, अगर ठकुराइन जो कि मदद करना चाहते हैं लेकिन बेचारे कानूनी दावपेच नहीं जानते, कानूनी हथकंडे नहीं जानते, कानूनी प्रक्रिया नहीं जानते, है ना, तो उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। अब ठकुराइन, इसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है, ये तो एक मैंने एनेक्डोट दिया ऑन रिकॉर्ड में, ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ। हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपका रात को मेरे पास कॉल आया था ना 12-1 बजे कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, एक मुझे कानूनी प्रक्रिया जाननी है,
यू बीइंग अ डीएसपी मेरे को एक चीज़ बता दो ज़रा, आया था है ना, आपको फ्रेंड की मदद करनी थी। इसका मतलब हम भी तो नहीं जानते हैं बहुत कुछ संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में, किसको कंप्लेंट करनी है। आपने मुझसे पूछा है ना कि सर कमिश्नर ऑफिस जाऊँ, कलेक्ट्रेट ऑफिस जाऊँ, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कंप्लेंट करनी है, प्रोसेस बताओ। बताया ना मैंने फिर उसके बाद पूरा आपको, है ना। यानी कि हम लोग भी नहीं जानते, और अगर मैं डीएसपी नहीं होता तो मैं भी नहीं जानता। तो बात क्या है, यहाँ पर गरीब लोगों का तो हाल और बुरा होता है। मैं इतनी गंभीरता से यहाँ पर सिचुएशन को इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये वाले टॉपिक को। मैंने जैसा कि बोला ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, ज़्यादातर मेंस ओरिएंटेड ही आता है। प्रीलिम्स के अंदर चलो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि मेंस ओरिएंटेड आंसर इसका अच्छा खासा बन सकता है। अब देखो, जो आर्टिकल 14 और जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन के, दोनों आर्टिकल्स ये एक चीज़ जो है ऑब्लिगेटरी बनाते हैं स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, नेशन स्टेट के लिए। ये इंश्योर करे स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम जिसकी बेसिस पे जस्टिस प्रमोट हो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। समझ गए ना, वही चीज़ है जैसे डीपीएसपी जो करता है वही काम ये फंडामेंटल राइट करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और ऐसा लीगल सिस्टम बनाना जो कि न्याय को प्रमोट करे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कुल मिलाकर कानूनी प्रक्रिया सबको बताना ताकि सबको न्याय मिल सके। 1987 के अंदर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है ये इनेक्ट करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि फोर्स में आता है 9 नवंबर 1995 को। ठीक है, देखो श्रेया तुम पैदा हुए और क्या पैदा हो गया देश में, ठीक है। हाँ, रेवोल्यूशन, उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी और आ रही थी 30 नवंबर को, ठीक है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, इसको इनेक्ट कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये जिस दिन फोर्स में आता ना, दिशा और दशा बदल गई कानूनी प्रक्रिया की। कैसे? इसने एक नेशन वाइड, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करी इस एक्ट ने, ठीक है, ताकि सबको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिल सके। कॉम्पिटेंट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह रहा है, बाहर कोई भी बैठा हुआ है कह रहा अंदर जाके बात करो, ऐसा करो वैसा करो, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो कोई आया कि सर मेरे कोई पैसे लेकर भाग गया, बता दो ज़रा मुझे करना क्या है, वो जो ज़मींदार है वो मुझे मारता है। बाहर कोई ऐसा भी उल्लू सा पर्सन ना बैठा ना बोले अरे कोई फ़ायदा नहीं है जुडिशरी में जाने का, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा तब तक कब्रिस्तान में गए हुए तुम्हें भी 15-20 साल हो चुके होंगे। आपको हौसले नहीं तोड़ने, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिठाए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सबकी मदद कर सके, ठीक है, स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जो नेल्सा है ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट। ये था ना लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया था 1987 में, पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करा गया 9 नवंबर 1995 को। इसके बेसिस पर एक बॉडी आती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए और इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए कि जो लीगल एड प्रोग्राम्स हैं, लीगल एड प्रोग्राम्स मतलब क्या, किस चीज़ के लिए, कानूनी प्रक्रिया वीकर और गरीब लोगों को सिखाने के लिए इनका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है। एंड जो ये पॉलिसीज़ और जो प्रिंसिपल्स हैं लीगल सर्विसेज के लिए ये अवेलेबल करवाई जाए सारे लोगों के लिए, स्पेशली लेकिन वीकर और पुअर सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर, ये तो हो गया नेशनल लेवल पर, नाम देख लो नेल्सा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। अब अगर देखो स्टेट लेवल पर अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है कि स्टेट लेवल पर भी क्या कोई ऐसी बॉडी होती है, यार कोई चीज़ सोच के देखो ना, पार्लियामेंट से जो चीज़ पास होकर बनी है तो थोड़ा सा हम इतनी एनालिसिस तो लगा ही सकते हैं ना पेपर के अंदर कि यार वो चीज़ पैन इंडिया लेवल पर होगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरी तरीके से यूनिफॉर्म बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो राज्य को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया पार्लियामेंट से बनकर पास होकर लागू होती है तो वो पूरे देश में लागू होती है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड 200 नॉटिकल माइल्स का जो समुद्री एरिया है वो अलग बात है कि वहाँ पर कोई रहता नहीं है जल परियों के अलावा, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर देयर इज अ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑल्सो, ठीक है। और हर एक हाई कोर्ट के अंदर एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी होती है,
ये भी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। क्यों? मैंने आपको अभी कुछ क्लासेस पहले इसी के अंदर जुडिशरी वाले कंटेक्स्ट के अंदर आपको मैंने बताया था ना कि जुडिशरी की कुछ लिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ अंग्रेजी लैंग्वेज बोली जाती है, हर कोई जानता नहीं है वहाँ पर। तो भैया अगर आप, याद है सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाके कंप्लेंट करोगे, तो आपको एक प्रक्रिया तो पता होनी चाहिए कि अब मैं हाई कोर्ट में आ गया, मैं करूँ क्या करना है आगे। तो वहाँ पर भी स्टेट लेवल पर देयर इज अ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, प्लस ये एक बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करती है हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के साथ। याद रखना ये नेल्सा है, ठीक है, ये SLSA है, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये कमेटी है हाई कोर्ट के, हर हाई कोर्ट के अंदर आपको एक कमेटी मिलेगी, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या कुछ ऐसा होता है कि जी हाँ, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑल्सो, यानी कि देख रहे हो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या हम ये कह सकते हैं ये अच्छे से, ये जो DPSP का जो आर्टिकल है 39A और फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है 14 और 22 क्लॉज 1, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब या इसके तहत जो भी एक्ट आया लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर, ये ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करा गया। हाँ, सेंटर से लेकर ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल इसका पूरा का पूरा तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला, हमें कह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़िले के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ नहीं, देयर इज अ तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑल्सो, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द तालुक्स जो हैं जिनके अंदर ये, जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी तालुका होती हैं, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी या तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी, आप जो मर्जी बोलो, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है, जो भी इसकी पॉलिसीज़ एंड जो डायरेक्शंस होंगे उनको प्रॉपर तरीके से नेल्सा से जो भी पॉलिसीज़ एंड जो डायरेक्शंस होंगे वो चलते चलते आएंगे पहले स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। वो बिल्कुल नेल्सा की बेसिस पर ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर जैसे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट करा है नेल्सा को देखते हुए, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और बिल्कुल वैसे ही तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ, हमारे देश में न्याय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बताओ? तालुक तक। अब यहाँ पर न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन एक रास्ता बताने के लिए देयर इज अथॉरिटी, ऐसा कह सकते हैं। जुडिशरी के बारे में जब भी सपोर्ट में कुछ, फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखने और उसकी तारीफ करनी हो ना, प्लीज़ यूज दिस स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहाँ पर बनाया आप लोगों के लिए। देख पा रहे होगे इसको सेंट्रल लेवल से यूनियन लेवल से कैसे कैसे, हम तो सिर्फ हमेशा ही बोलते हैं ना विलेज लेवल तक, पंचायती राज लेवल तक, यहाँ पर तो देखो तालुक लेवल तक बात हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। और इन सब प्रक्रिया को क्यों करा जा रहा है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट। अभी मैं बताऊंगा लोक अदालत क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा, लोगों के लिए होते हैं, जनता के लिए। और जुडिशरी के जो हायर स्ट्रक्चर्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनका छोटे छोटे मुद्दों में टाइम वेस्ट ना हो तो उसके लिए लोक अदालत होती है। और लोक अदालत के डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं कभी कभार, ठीक है। जैसे यार मैंने आपको बताया भी चुका हूँ कई बार, आपको कोई कंप्लेंट है मदर डेयरी के खिलाफ, अमूल के आइसक्रीम के खिलाफ, आपके बैंक वालों ने पैसे काट लिए, कोई लेन देन का मामला चल रहा है आपका किसी प्राइवेट पर्सन के साथ, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन के अंदर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जुडिशरी के अंदर हायर लेवल के अंदर इनको लेकर जाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। इसलिए लोक अदालत बनाएगी कि पेटी इशूज शुड बी सॉल्व एट द लोकल लेवल, जिसके अंदर दो पार्टीज को आमने सामने बैठाकर बात करवा ली जाए। अब हाई कोर्ट ने कमेटी बना रखी है लीगल सर्विसेज की, तो पर्सन कभी कभार हाई कोर्ट के फैसले से भी तो नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट शुड गिव परमिशन टू दैट केस, यस इट इज़ एलिजिबल टू गेट फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। लीगल सर्विसेज प्रोग्राम जो है अभी तक जितने भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड हैं उसको एडमिनिस्टर करा जाए, उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। क्योंकि मुझे क्या बताओ, वकालत और वकालतनामा की प्रक्रिया के लिए सबसे टॉप का दरवाज़ा हमारे देश में कौन सा है?
सुप्रीम कोर्ट। तो बस उसका स्ट्रक्चर कुल मिलाकर ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। एंड उसी के साथ साथ क्या गरीब लोगों को भी न्याय मिलेगा इन न्यायालयों से, इन जुडिशरी से? बिल्कुल हाँ। कैसे मिलेगा? इसके थ्रू रास्ता पता लग जाएगा। ये वाले, हाँ ठीक है, बताओ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ताल्लुक, हाँ ये बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो भी पॉलिसीज और डायरेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आ सकें, तो डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाई गई है ताकि नालसा की स्ट्रक्चर पूरे देश में जमीन की जड़ तक बिल्कुल सेम रहे, इसलिए। ठीक है, नहीं, ये अलग से कुछ बॉडीज होती है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग से कुछ बॉडीज होती हैं जो इनकी इन बॉडीज के प्रोग्राम्स तो नहीं कहेंगे, इन पॉलिसीज की फंक्शनिंग वगैरह को देखने के लिए और ज़्यादा हेल्प हो सके। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से एक रास्ता पता लग जाएगा कि आपके खिलाफ कोई भी अन्याय हुआ है तो ये आपको बता देंगे कि कोर्ट में जाके, न्यायालयों में जाकर करना क्या है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब आप कोर्ट पहुंचे, फर्दर हेल्प करने के लिए सारी कमिटीज हैं वहां पर। हाई कोर्ट की, हाँ हाई कोर्ट की ये जो लीगल सर्विस कमेटी है ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है नालसा के साथ मिलकर काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो कमेटी है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ, ये जो हमने पढ़ा ना, ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है। समझ गए? नालसा जो है इट लेज डाउन पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस एंड ये कुछ एक इफेक्टिव तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से कुछ स्कीम्स फ्रेम करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के लिए। मैंने अभी बता दी ना पूरी बात। नालसा के प्रोग्राम बिल्कुल सेम कौन अडॉप्ट करेगा? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, उसके कौन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके कौन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटीज। अल्टीमेटली पावर कहाँ से फ्लो हो रही है, डायरेक्शंस कहाँ से फ्लो हो रहा है? नालसा से। ठीक है, उसके रिवर्स मतलब जो ताल्लुक बनाए और वो नालसा तक पहुंचे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर से ही आएगा ना मिशन इंस्ट्रक्शन। एक बार बताओ, ये कहो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कल को जो रूलिंग दे उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस मान लें, क्यों मान लें भाई? हाँ, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना मान लेता है, वो रिवर्स भी कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने के ऊपर जो स्टेटस था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पलटी मारी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया था हाँ थर्ड जेंडर है, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद जनरली जो चीज़ ना सोसाइटल मुद्दे होते हैं ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर हाई कोर्ट कुछ बोले फिर सुप्रीम कोर्ट ना दोबारा किंतु परंतु करता नहीं है जनरली, क्योंकि उसको लगता है भाई वहाँ पर भी टॉप के जजेस बैठे, कल को इनको भी हाई कोर्ट आना, सॉरी इनको भी कल को सुप्रीम कोर्ट आना है, फालतू में इनकी अवहेलना क्यों करनी? क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्ट्रक्चर है तो इससे जुडिशरी की खुद की बदनामी होती है। याद है श्रेय वो वाली चीज़ कि प्रेसिडेंट अगर एक बार ये बोलते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि इसको एक बार रिव्यू कर लो इस बिल को, दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती है वापस प्रेजेंट करने की। पेप्सू बिल वगैरह वो सारा केस याद है, ये चीज़। उसके बाद प्राइमरीली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तालुक लीगल सर्विस कमिटीज़, ये जितनी भी हैं एक्सेट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी हमने ऊपर पढ़ कर आए, इनको बेसिकली ये बोला गया कि आपको कुछ मेन फंक्शंस रेगुलर बेसिस पर, अब रेगुलर मतलब क्या होता है यहाँ पर, दे वर्क 365 डेज, काइंड ऑफ 24/7 तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट दे वर्क डेली। ठीक है, 365 डेज। अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये, देखो इस वर्ड को ना नज़रअंदाज मत करो, आप इसको बहुत लाइटली ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए इस पूरे के पूरे जो हमारी ये डिस्कशन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, उसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट वर्ड जो मेरे लिए है ना, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ इस टॉपिक के अंदर, वो ये है फ्री। जिस जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर जब वकीलों के आप पास जाओ तो पूरे का पूरा पता चला आपको कंगाल कर दे, जिस देश में फ्री में अपनी कोई थूक भी नहीं देता है, उस देश के अंदर ऐसी कोई एक अथॉरिटी बनना
जो कि फ्री, और फ्री के साथ साथ फ्री की चीज़ें हमेशा बेकारी मानी जाती है कि भाई फ्री में बटरा छोड़े, ऐसे ही होगा। फ्री के साथ साथ कॉम्पिटेंट काबिल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल पर्सन्स। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए टॉपिक को साइड कर दो, लेकिन जोड़ने की कोशिश करना। आपको एक चीज़ पता है, जब डॉक्टर अपनी MBBS की डिग्री वगैरह पास कर लेते हैं, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल, वरना आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। आपको कम से कम 2.5 से 3 साल, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, 2.5 से 3, 3.5 साल जाके बहुत दूर दराज के गांव में आपकी पोस्टिंग होती है, जहां पर आपको जाकर काम करना पड़ता है। उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ एम्स में आऊँ मैं, अपोलो में आऊँ, मैक्स में आकर काम करूँ, गंगाराम जैसे हॉस्पिटलों में आके काम करूँ, तब आप ये सोच सकते हो। बाद में पहले आपको वहाँ पर काम करना है। ऐसा क्यों रूलिंग बनाई गई, ये क्यों है ऐसा स्ट्रिक्ट रूल? ताकि यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन जिसने बहुत अच्छे से अपनी ये नीट वीट की तैयारी करके जाना, वहाँ पर टेस्टिंग करी, एंड यू आर अ MBBS डॉक्टर नाउ, 5 साल घसे हैं अपने अच्छे से, बेसिक चीज़ें जानते हो, तो आप जैसा कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसे इलाके में जहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना लेकर आपसे लेंगे, एंड बड़े सारे मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएंगे उससे, ठीक है, लोग ज़्यादा सर्वाइव कर सकेंगे, एंड उनको बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर की निगरानी के अंतर्गत गाइडेंस मिलेगी, एंड वो बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, दवाइयों से रिलेटेड, अपने डिसीजेज से रिलेटेड, एंड दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो। अगर फ्री सर्विस मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज मिल रही हैं, और किसके लिए? एलिजिबल पर्सन्स। अब यहाँ पर अगर एलिजिबल पर्सन लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हर कोई एलिजिबल नहीं होता होगा, है ना? यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है इन बॉडीज की फॉर्मेशन के पीछे? वीकर सेक्शंस, पुअर एंड वीकर सेक्शंस। उसके बाद लोक अदालत, क्या लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना ताकि बेहतरीन तरीके से डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट हो सके। ठीक है, बेहतरीन तरीके से डिस्प्यूट की सेटलमेंट हो सके। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था, 1 to 1। और ऐसे पैटी इश्यूज के लिए जुडिशरी ना जाना पड़े। जुडिशरी इन द सेंस, अब ये कोई कोर्ट रूम तो नहीं है। लोक अदालत के अंदर रोज़मर्रा के जीवन के जो मुद्दे हैं वो आपने सामने दोनों पार्टीज को बैठा के सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद अब किसी किसी को जैसे नहीं पता, लेकिन ज़रूरी है क्या आपके खिलाफ अत्याचार हो गया या आप किसी कांड के अंदर फंस गए तभी जाकर इनकी हेल्प लो? पहले से जान लो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जागरूक रहो कम से कम संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर, जुडिशियल प्रक्रिया को लेकर। तो उसके लिए दे ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स। ठीक है, नो स्मोकिंग कैंपेन का पार्ट तभी बनोगे क्या जब सिगरेट पीने की आदत है क्या? वैसे भी नहीं जान सकते क्या सिगरेट पीने के क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो दे ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप ऑल्सो। एंड यहाँ पर ना जो समझाने का इनका तरीका होता है, ऑफिसर्स आर वेल ट्रेन। आपको 0 लेवल का ज्ञान है, आप कोई भी मुद्दा रेस करो कि सर जी अगर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया तो बताना क्या होगा। वो शुक्ला जी के साथ हमारे गांव में ऐसा हो गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने तो ऐसा कहा था, तो हमें क्या करना चाहिए था। जो भी आप पूछो, दे आर रेडी टू हेल्प। एंड मैं इसको मानता हूँ ये ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग की एक बेस्ट प्रक्रिया होती है। अगर बचपन से कोई इसको ऐसे डिसेंट्रलाइज लेवल पर, गांव में, तालुक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुनते हुए आ रहा है, इन कैंप्स को अटेंड कर रहा है, मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़े होके ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक IAS वाली क्वालिटी है। उसके GS पेपर 2 के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, एंड GS पेपर 4 की केस स्टडीज से उसकी तो बिल्कुल एकदम सुभान अल्लाह। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि शहरी परंपरा के लौंडे लौंडिया इस एग्ज़ाम की तैयारी करने पहुंच जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ घंटा ज्ञान नहीं होता। जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे प्रैक्टिकल आंसर की डिमांड करते हैं, वो आपकी आदत कभी होती नहीं है, क्योंकि मम्मी ने साड़ी के पल्लू से बांध के रखा होता है, पापा ने पापा की परी बना कर रखा होता है। तो उसके चक्कर में लड़के और लड़की जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको AC वाले हवा की आदत पड़ चुकी होती है ना, तो वो इस एग्ज़ाम को कैसे भी नहीं निकाल सकते।
क्योंकि जो लोग 10-10 साल से भी कोचिंग ले रहे हैं ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं हर साल 3-4 लाख रुपए देना, उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता कभी, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत प्रैक्टिकल आंसर, बहुत प्रैक्टिकल डिमांड, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल टेस्ट करता है। क्या उससे डेवलप करा जा सकता है बाद में? बिल्कुल करा जा सकता है। जो लोग अगर सोशल मीडिया पे टाइम ना बिताएं वो डेवलप कर सकते हैं। जानना पड़ सकता है, आपको लोगों से बात करनी चाहिए, आपको बंद कमरे में बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अभी फ्री लीगल सर्विसेज क्या क्या होंगी, अब ना ये भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था श्रेया। हिंदुस्तान का आदमी इतना चेपड़ आदमी है, फ्री की जहाँ पर वो चीज़ सुनेगा ना उसको लगता है सब भर लो, चाहे काम का हो चाहे ना हो। बंदा अच्छा खासा घर से डकार मार कर आया है, उसने देखा बाहर लंगर बढ़ रहा है, पूड़ी छोले कुलचे हलवा रबड़ी कुल्फी फलूदा, थैलियाँ ले आएगा मयूर 10-10 किलो की घर से, भैया इसमें भर दो, भैया इसमें भर दो, और फ़ोन करते का घर पे तुम 2 डब्बे ले आओ, डोंगे ले आओ, पूड़ियाँ इसमें भर लेंगे, छोले उसमें भर लेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता? यानी कि फ्री लीगल सर्विसेज को भी ना डिफाइन करना ज़रूरी था। क्यों? ताकि जो ये लोग बैठे हैं ना हरनीत, इनको डिस्प्रिन और सेराडोन ना खानी पड़े। ठीक है, अब ये क्या है? नंबर 1, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड दूसरे चार्जेस जो कि पेबल हैं, या फिर कभी भी कोई पर्सन लीगल प्रोसीडिंग के अंदर है तो आपको इतना इतना बेसिक मिनिमम अमाउंट जो है वो जो देना पड़ सकता है वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पुअर कंडीशन देख लेना यहाँ पर कम क्या, पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो, यानी कि कुल मिलाकर वेयर इज दिस वर्ड, एलिजिबल हो, ये जो कोर्ट फी है, प्रोसेस फी या दूसरे चार्जेस जो है आपकी लीगल प्रोसीडिंग के साथ कंसर्न है, सारे के सारे ये नेल्सा और ये सारी अथॉरिटीज ये देख लेंगी, डोंट वरी। उसके बाद वकील करना पड़ेगा, वकील प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल हियरिंग के लिए, आपकी बात को सामने रखने के लिए। उसके बाद आपके ऑर्डर की सर्टिफाइड जो कॉपीज़ हैं वो आपके वकील के पास होती है, जज के पास होती है, और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी, मलयालम, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, आप किसी भी भाषा के अंदर बोलकर यहाँ पर जाकर अपनी दुविधा समझाओ। ये सारी की सारी जो कॉपियाँ हैं जो कि जज की टेबल पे जानी है, ये रेडी हो जाएंगी, आपके केस से रेडी। उसके बाद आप किस बात का न्याय मांग रहे हो, किस बात की अपील कर रहे हो, ठीक है, आपकी वही अगेन ये कॉपी वाली बात सही है, पेपर बुक जिसके अंदर आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनको आप प्रूफ के तौर पर लगाना चाहते हो कि सर जी देखो मैं इतनी पेमेंट कर चुका था, ऐसा हो गया था, यहाँ पर मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, कुछ फ़ोटो है, ये सारी की सारी चीज़ें बस आप यहाँ पर जाके बताते जाओ। जो इन्होंने आपको वकील दिया है उसको समझाते जाओ, जो जो वो आपसे मांगे आप उनको हाँ या ना में जवाब देते जाओ। क्या करना है, कैसे करना है, आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। मुझे एक बात बताओ, इस नालसा की एक लिमिटेशन आपको क्या दिख रही है? ये अच्छी चीज़ें लगी आपको कि नहीं दिखी? पहले बताओ, सारी अच्छी हैं? पक्का? नहीं है, बता दो, तुम अपना पर्सपेक्टिव बताओ। हम तो बाद में कूदेंगे। अच्छी लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बड़ा पेजी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है, देखो ठकुराइन यार, ये 4 चीज़ों की वजह से ही तो एक मिडिल क्लास का पर्सन भी तो पीछे खिंच जाता है न्याय ना मांगने से, कोर्ट वोट जाने से। मयूर, हाई कोर्ट के अंदर जाने का मतलब ये है कि सदियों की जो कमाई जो कमा रखी इंसान ने सारी की सारी गवा दे। अगर किसी की प्रॉपर्टी की, फैक्ट्री की कोई सीलिंग हो गई हो, धंधा पानी बंद, कमाई बंद, हाई कोर्ट के अंदर या खुदा ना खासा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो, फ्री में लड़ लेगा कोई आपका केस?
यहाँ पर तो क्या एलिजिबिलिटी है ना, लड़ कोई फ्री में केस? बिल्कुल नहीं। शिवाजी द बॉस देखी है? उसका पूरा बंगलो गाड़ी सब चला जाता है सिर्फ एक हाई कोर्ट की रूलिंग के लिए। कहता है 50 लाख लूंगा केस के। तो persons eligible to get free legal services include, extremely important, इस लिस्ट को प्लीज याद रखना, आने वाले टाइम के अंदर यू विल फाइंड दिस इन प्रीलिम्स। एंड मजाक नहीं कर रहा हूं, कितने ऑप्शंस के साथ? 7 ऑप्शंस के साथ, जिनकी पेयरिंग दे रखी होगी ऑब्वियसली बात है 4 ऑप्शंस के अंदर, यानी कि 1 3 5 7 ओनली, 1 2 3 4 5 ओनली, ठीक है, 3 4 5 6 ओनली, 1 6 एंड 7 ओनली, ऐसा करके। एक तो विमेन एंड चिल्ड्रन, मैंने जो कहानी एनेक्डोट से स्टार्ट करी थी वो काम वाली की और उसकी बच्ची की, समझ गए मैंने बच्चे का एग्जांपल क्यों लिया था? दूसरी चीज, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तीसरा, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ये कौन होते हैं? किसी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काम वाम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, ये फ्लड है, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो लोग कस्टडी में हो और जिनकी जमानत ना हो पा रही हो, ठीक है, पुलिस कस्टडी में। पर्सन्स हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, ठीक है। और इन द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जो लिमिट है वो है 1,25,000, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मयूर तुम तो बाहर हो गए, तुम्हारे तो एक हफ्ते का ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये। आगे वही तो, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो विक्टिम हो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है? बॉर्डर उठाकर बेचा जा रहा था आपको, या फिर फोर्स लेबर के आप शिकारी हो अगर, तो बेकार। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हो गया जो पर्सन्स एलिजिबल हैं फॉर द फ्री लीगल सर्विसेज। इसने हमारे टॉपिक में क्या लिख रखा था कि ये नालसा के लिए एलिजिबल कौन है? पुअर और वीकर सेक्शंस, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो लिस्ट प्रिपेयर करी गई है 8 लोगों की, 8 कैटेगरीज ऑफ लोगों की, ये इस एक्ट के अंतर्गत करी गई है। मैं इसको मार्क कर रहा हूं ब्लू कलर से, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जो कि फोर्स में आता है 9 नवंबर 1995 को। कह सकता हूं ऐसा, इस एक्ट के अंतर्गत जब ये नालसा बॉडी आती है, उसी में ये पुअर और वीकर सेक्शंस की बात करी गई थी, क्योंकि अभी हमने देखा कहाँ गया ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड कौन लोग एलिजिबल है? कितने कैटेगरी ऑफ पर्सन्स? 8 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, राइट। अब सुन लो एक ब्रेन ओपनर चीज, वो क्या? वो ये, श्रेया, आज के बाद कभी भी पूरी यूपीएससी की जर्नी में अगर आपको पुअर और वीकर सेक्शंस की लिस्ट चाहिए कि भैया हर किताब में, सोसाइटी में, इसमें उसमें हर जगह लिखा रहता है, ये है कौन? कौन कौन है? हियर इज अ लिस्ट। क्यों? इंडियन सोसाइटी की जो बुक है, जो सोशियोलॉजी का मतलब जीएस पेपर 1 के अंदर जो मैंने करवाई हुई है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है पूरी की पूरी। थोड़ा सा वो रह गया बस, लेकिन ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी भी हमारी डन ही है। इंडियन सोसाइटी जो है, इसके अंदर पूरी 2 बुक्स होती हैं 12th क्लास की, तितर बितर करके दे रखा है पुअर और वीकर सेक्शंस। यहाँ पर आपको एक ही जगह मिल गया। क्यों? एक तो ये
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये बनाई गई थी और ये पार्लियामेंट्री बॉडी है, यानी कुल मिलाकर संविधान के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में। तो लो, संविधान से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। आपके पास पूरा और वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी की पूरी 8 कैटेगरी ऑफ पर्सन की लिस्ट है। कल को मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल कौन है, ये ना करके यूपीएससी और खेल खेल सकता है आपके साथ कि पूरा और वीकर सेक्शंस कौन होते हैं इनमें से। जनरल क्वेश्चन बना देगा, वो साउंड करेगा कि इंडियन सोसाइटी में मिलता जुलता क्वेश्चन है। नर्वस लोग, कई लोग ये होंगे सोचकर यार ये सोसाइटी तो मेंस का टॉपिक है, ये अभी से क्यों पूछने लगा। और मैं आपको बड़े महीनों से चौकन्ना कर रहा हूँ कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा थिन रखने लगा है। अब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रह गया कि ये प्रीलिम्स का है ये मेंस का है। पोस्ट इंडिपेंडेंस तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ सिलेबस में गिवन है बताओ प्रीलिम्स के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।